प्रियंका गांधी से लोकसभा में अपना मजाक बनवाने के बाद किस तरीके से आज पीएम मोदी राज्यसभा पहुंचते हैं और राज्यसभा में लगभग 20 मिनट का भाषण आज पीएम नरेंद्र मोदी का होता है। वो भी तब दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि कैसे संसद में पीएम मोदी का भाषण हुआ। महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री को बोलना था महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री आधे से ज्यादा वक्त विपक्ष पर और राहुल गांधी का मजाक बनाने में लगे रहे। दोस्तों, इसी के साथ जिसके बाद प्रियंका गांधी का भाषण हुआ और प्रियंका गांधी ने उसी तरीके से हंसते हुए प्रधानमंत्री मोदी, वहां बैठे अमित शाह और पूरी सरकार को बुरे तरीके से लपेट दिया। और उसके बाद आज कैसे राज्यसभा पहुंचे पीएम मोदी और 20 मिनट का भाषण दिया। किस मुद्दे पर? क्योंकि हरिवंश नारायण को तीसरी बार राज्यसभा का सभापति जो है वो चुना गया और उनका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए मोदी जी पहुंचे हैं। मोदी जी ने भाषण दिया है। पर सोचकर देखिए दोस्तों, इस सरकार का भय सोचकर देखिए आपकी किस लेवल का हो सकता है। जहां आधी रात संसद चलती रही, जहां आधी रात संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर, संशोधन को लेकर बातें चल रही थी, लगातार बवाल मच रहा था, बहसबाजी हो रही थी, रात के 1 बजे भी संसद की कार्रवाई चालू थी। वो मैंने आपको वीडियो सुबह दिखाई थी। उसी बीच खबर निकल कर आ जाती है कि कैसे ये सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लागू कर दिया। कौन सा बिल? जो 3 साल पहले दोस्तों आया था, उस बिल को अब सरकार ने आधी रात लागू कर दिया। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी को आखिरकार किस चीज का डर है? क्या ये डर है कि आज सदन में जो वोटिंग होने वाली है, उस वोटिंग में सरकार हारती हुई नजर आ रही है? कैसे हारती हुई नजर आ रही है वो भी मैं आपको सारे आंकड़े बताऊंगी। पर सबसे पहले आप मुख्य रूप से खबर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आधी रात एक तरफ सदन में बवाल, और जिस मुद्दे पर बवाल मच रहा था वो 3 साल पहले का बिल, एकदम से महिला आरक्षण, 33% महिला आरक्षण वाला बिल 3 साल पहले का, 2023 का, सरकार ने आधी रात लागू कर दिया। क्या कारण रहे कि आधी रात सरकार ने ये बिल लागू किया? क्या इसी वजह से, क्या वोटिंग की वजह से? दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले सदन में ये चीज चल रही थी कि भाई आप जिस बिल में संशोधन करना चाहते हैं वो बिल आपने अब तक लागू तो किया नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये चल रहा था, सदन में इस पर चर्चा होती रही कि आपने लागू किया नहीं और आप संशोधन की बात इसमें कर रहे हैं। आधी रात सरकार ने वो लागू कर दिया। अब आती है संशोधन की बात। अब संशोधन पर किस तरीके से वोटिंग होने वाली है लागू इस पूरे बिल पर संशोधन में। अब आज 4 बजे वोटिंग होगी, राहुल गांधी का उससे पहले भाषण होगा। उससे पहले जो है विपक्ष ने एक बड़ा फैसला ले लिया कि भैया एक बड़ी मीटिंग करेगा विपक्ष, वोटिंग से पहले विपक्ष अपनी अलग मीटिंग करेगा और उस मीटिंग में क्या विपक्ष के तमाम सांसद ये डिसीजन ले लेंगे कि भाई कोई भी पक्ष में वोट नहीं डालेगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, वोटिंग इस बिल को पूरा लागू करने के लिए 360 दोस्तों, पूरा 360 नंबर चाहिए। एनडीए की सीटें कितनी है? 292। इंडिया गठबंधन की सीटें हैं 201। वहीं अन्य अदर्स सीटें जो हैं वो 47 है। जबकि चाहिए कितना? पूरा आंकड़ा जो चाहिए वो 360 का आंकड़ा चाहिए। आप लगा लो अगर एनडीए के तमाम सभी सांसदों ने वोटिंग पक्ष में कर दी, आप लगा लो कि उसमें अन्य के भी 47 सांसदों ने वोटिंग पक्ष में कर दी, तब भी 360 का आंकड़ा नहीं बैठेगा। यानी कि एनडीए और अन्य को मिलाकर ऐसे कुछ सांसद होने चाहिए इंडिया गठबंधन के जो पक्ष में वोट डालें। तो सरकार की हार क्या इस चीज से निश्चित होती हुई नजर आ रही है कि उन्हें वोट नहीं पड़ने वाले हैं, 360 उनका आंकड़ा नहीं बैठने वाला है? क्या इसी वजह से आधी रात किस तरीके से पूरे बिल्कुल लागू कर दिया गया कि भाई अभी बिल लागू कर देंगे, उसके बाद इसमें कैसे धीरे धीरे राजनीतिकरण करना जो है वो शुरू होगा? कैसा राजनीतिकरण शुरू होगा? पॉलिटिक्स किस तरीके से करनी है? कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए आधी रात बिल को लागू कर दिया। अगर यहां से वोटिंग नहीं होती है तो कैसे सरकार इसका फायदा उठाने वाली है? ये सोचिए, आज का दिन दोस्तों बेहद अहम है।
आज का दिन इस बिल के लिए जो संशोधन होने वाला है, जिसमें तमाम आवाज उठ रही है, जिसमें तमाम विरोध उठ रहा है कि बिल लागू हो पर संशोधन नहीं होना चाहिए, उस पर आवाज उठ रही है, तो वो फैसला आएगा। एक एक अपडेट मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। कल भी जितनी भी चीजें हुई हैं सदन में, सारी मैंने आपको टाइम टू टाइम पहुंचाई है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी मैं आपको राज्यसभा से पीएम मोदी का छोटा सा भाषण का पार्ट दिखाती हूँ। कैसे कल प्रियंका गांधी ने कटाक्ष साधा, कैसे कल प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, उन्हीं के बिल का पूरा पर्दाफाश कर दिया उनके सामने ही। और आज राज्यसभा में मोदी जी का भाषण वेलकम का भाषण हुआ है। अब ये देखना है कि क्या और तमाम स्थिति रहने वाली। कमेटी का कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो भी वे सदन में हमेशा अपनी मौजूदगी रहती है, हर बात को सुनते हैं, उस समय सदन का जो संचालन करते हैं उनके कार्य को भी देखते हैं, और ये इसके पीछे उनको अपना जो दायित्व है उसके प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके कारण ये संभव होता है। और ये हम सब के लिए सीखने जैसा है। और मैंने देखा है कि वो पूरा समय इन चीजों के लिए वो खपा देते हैं। आदरणीय सभापति जी, उपसभापति के तौर पर सदन को कैसे चलाया, सदन में सदस्य के तौर पर क्या योगदान दिया, इस बारे में हम स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक चर्चा करते रहते हैं। लेकिन सदन के बाहर जनता के बीच वो कैसे अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं, ये भी हम सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए सचमुच में ध्यान आकर्षित करने वाले विषय हैं और हमने उसको देखना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं उनके काम सराहनीय तो है ही है, अनुकरणीय भी है। हमारा देश युवा देश है और मैंने देखा है कि हरिवंश जी ने अपने समय का उपयोग सबसे ज्यादा युवाओं के बीच में बिताना पसंद किया है। युवाओं को में लगातार गंभीर विषयों पर जागरूकता बने, एक प्रकार से लोक शिक्षा का काम निरंतर चलता रहे, ये अपने आप में वो लगातार करते रहते हैं। वो देश भर में उनका भ्रमण रहता है। वे मीडिया के नजरों में बहुत ज्यादा रहने का उनका शौक नहीं है, लेकिन भ्रमण और कार्यक्रमों की श्रृंखला उनकी लगातार चलती रहती है। 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभानी शुरू की, उसके बाद जो मेरी जानकारी है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 350 कार्यक्रम किए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 350 से अधिक कार्यक्रम, जाना आना, उनके साथ बैठना, बातें करना, उसके लिए विषयों की तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रकार से आपने व्रतस्थ के रूप में इस काम को किया और युवाओं से ही जुड़ने के लक्ष्य को आपने जरा भी ओझल नहीं होने दिया है। और विकसित भारत का सपना युवाओं के लिए भी क्यों होना चाहिए, इस मूल विषय को अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से विद्यार्थियों का मूड हो वो बताते रहते हैं। विद्यार्थियों में, युवा पीढ़ी में एक आत्मविश्वास कैसे पैदा हो, निराशा से वो हमेशा हमेशा बाहर रहे, इन सारे विषयों की चर्चा वो करते हैं। उनके कुछ ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ बात करते हैं कि हम ऐसे क्या कारण है कि हम जितनी तेजी से जाना चाहिए था आगे नहीं जा पाए, अब अवसर क्या आया है, सारी बातें वो, और देश कितनी बड़ी छलांग लगा सकता है, ऐसे का आत्मविश्वास भरने का काम उनके द्वारा होता है। आजकल देश में
लिटरेचर फेस्टिवल एक बड़ा सिलसिला चला है और अब तो वो टियर 2, टियर 3 सिटी तक भी वो सिलसिला चला है। लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी हरिवंश जी का अक्सर जाना होता है और उस समाज के उस तबके को भी वो अपने विचारों से प्रभावित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं।